Hi, never stop learning because life never stops teaching. Today is 10th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 14 पॉलिटी के आंसर्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सोवरेन कंसिडर किया जाता है पीपल ऑफ इंडिया को। सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है अगर बाउंड्रीज ऑफ स्टेट चेंज करना है। टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस रिक्वायर्ड होती है जब बात आती है कोरम, 1/10 जो है कोरम लोकसभा एंड राज्यसभा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जज होता है। सैलरी होता है स्टेट से और जो पेंशन होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। लोकसभा में 50 एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए 50 मेंबर्स का यहाँ पे रिकमेंड होता है फॉर डिस्कसिंग दिस एडजर्नमेंट मोशन फॉर द पर्पस ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस का कोई मैटर। सो ये आंसर्स हैं यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं द पाक बे लाइज बिटवीन, ये पाक बे कहाँ पर है? आंसर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? आंसर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, एरिया एंड वॉल्यूम। डिएगो ग्रेशिया इज सिचुएटेड वेयर, कहाँ पर सिचुएटेड है? कालीमंटन इज अ पार्ट ऑफ विच आइलैंड, किस आइलैंड का पार्ट है कालीमंटन? आज की वोकैबुलरी है एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन, थिंग और इवेंट, एडवेंट ऑफ मॉनसून। लूमिंग क्राइसिस, लूमिंग क्राइसिस, फूड शॉर्टेज, उभरता हुआ, इमर्ज, अपीयर। अनएनविएबल मतलब डिफिकल्ट, अनडिजायरेबल और अनप्लीजेंट। डेरेलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य का त्याग, द स्टेट ऑफ हैविंग बीन अबैंडन्ड एंड बिकम डायलैपिडेटेड। फैलेबल का मतलब होता है दोषक्षम, द केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग एरोनियस। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये सीसेट का आज पैराग्राफ है, ट्राई टू आंसर दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ये 2 सवाल हैं, ये लॉजिकल रीजनिंग है और ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अभी भी हम एक दिन डिले चल रहे हैं, बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम ऑन ट्रैक हो जाएंगे और सेम पैटर्न वापस रिपीट करेंगे, प्रीवियस पैटर्न। सी, रुपी हिट्स अ न्यू लो अमिड डॉलर आउटफ्लो। रुपी 77.44 का हो गया है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सेल ऑफ हो रहा है इक्विटीज अमिड कंसर्न ओवर वीकनिंग ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके प्रोस्पेक्ट्स वीकन नजर आ रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोविड तो था ही, प्लस यूक्रेन क्राइसिस भी है। सो प्रोस्पेक्ट्स और सेंटिमेंट्स पुअर होने के कारण विड्रॉवल हो रहा है बहुत ज़्यादा इक्विटीज़ का। सो उसके कारण क्या हो रहा है? रुपी वीकन हो रहा है। आउटफ्लो हो रहा है डॉलर, डॉलर आ नहीं रहा है, डॉलर ज़्यादा जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है डॉलर, तो इसके लिए रुपी पे प्रेशर आ रहा है। फियर ऑफ फर्दर मॉनेटरी टाइटनिंग है बाय सेंट्रल बैंक टू काउंटर राइजिंग इन्फ्लेशन। अभी तक यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो इजी मनी पॉलिसी अपना रहा था, बहुत इजीली पैसे अवेलेबल थे, तो वो पैसा डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। सारे सेंसेक्स भी ऊपर जा रहे थे, मनी सर्कुलेट हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब जो यूएस के बैंक्स हैं इन्होंने फिस्कल टैपरिंग भी चालू कर दिया है, बिकॉज ईजी मनी से होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए उन्होंने ईजी मनी पॉलिसी अब बंद करना है। अगर इजी मनी पॉलिसी बंद होगा तो जो लिक्विडिटी है उसका स्क्वीज होगा, और फिर इसलिए क्या हो रहा है? फ्लाई हो रहा है करेंसी फ्रॉम वेरियस स्टॉक मार्केट्स कंट्रीज बैक टू यूएसए, बिकॉज टाइटनिंग हो रही है वहाँ पे दिस राइजिंग इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। देन सेल ऑफ भी है ग्लोबल इक्विटी मार्केट का, ये ट्रिगर्ड है बाय द हाइक इन इंटरेस्ट रेट बाय द यूएस फेडरल रिजर्व। यहाँ अब ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो हॉट मनी ऐसा ही होता है, जहाँ बेटर रिटर्न होता है उधर वो चला जाता है। पहले यूएस में रिटर्न्स कम थे, इंटरेस्ट रेट कम था, तो वो पैसा इंडिया आ गया। अब यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो ये पैसा इंडिया से वापस यूएसए जा रहा है। द वॉर इन यूरोप है, ग्रोथ कंसर्न्स हैं चाइना के, कोविड-19 है, इन सब फैक्टर्स के कारण रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। रिमेंबर द वर्ड, दिस इज डेप्रिशिएट, दिस इज नॉट डी वैल्यू। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? टेल। अभी रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है 77.44, डिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो दिस इज रुपी हिट्स अ न्यू लो अमिड डॉलर आउटफ्लो। वी विल कंसिडर सेडिशन लॉ, सेंटर ने कहा। एफिडेविट में कहा कि सेडिशन लॉ जो है
काफ़ी पुराना हो गया है, इसको रिकंसिडर करना चाहिए। सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बताया री एग्जामिन रिकंसिडर करेंगे सेडिशन लॉ, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यहाँ पे ये भी बताया है कि जो कॉलोनियल बैगेज है, आर्काइक लॉ है, आउटडेटेड लॉ है, हम 75 ईयर ऑफ आज़ादी हो गया है, अभी तक हम आर्काइक बैगेजेस को क्यों कैरी कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंडर सेडिशन लॉ को यहाँ पे वापस रिव्यू री एग्जामिन किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो री एग्जामिन होगा सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेडिशन में ये होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म भी एट टाइम्स मिसयूज किया गया अंडर सेडिशन। तो द पॉइंट इज इस पुराने लॉ को रिकंसिडर करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अबाउट ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज एटसेट्रा। सो वी विल रिकंसिडर सेडिशन लॉ। Then, so this is again one news. Asani set to weaken near Odisha coast. So what is this? This is cyclone. Cyclone बहुत important topic होता है ज्योग्राफी का, इससे सवाल आते हैं। So cyclone हमने रिवीजन क्लास में भी कंटिन्यू किया है, इसको एक बार रिवाइज करिए। साइक्लोन, साइक्लोजेनेसिस। तो साइक्लोन इज अ काइंड ऑफ डिजास्टर। साइक्लोन डिजास्टर है तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। अब साइक्लोन को हम स्टॉप तो कर नहीं सकते, द बेटर थिंग इज कि हम प्रिपेयर हों, ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। सो दैट इज़ वाई वार्निंग पहले मिल जाती है IMD की, किस कैटेगरी का है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस करते हैं। साइक्लोन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज पार्ज्ड लैंड सी, ये एक दूसरा क्राइसिस है, वाटर का सीवियर शॉर्टेज हो रहा है। तो women wait to collect drinking water from a tube well in Ahmedabad on a hot Monday afternoon. So this is again a cause of worry, drinking water. टैगोर साहब remains a tree sheltering people in tough time. अभी सेलिब्रेट किया गया 25th डे ऑफ द मंथ, बैसाख को सेलिब्रेट किया जाता है। तो पोएट्स का 161st बर्थ एनिवर्सरी था। ट्रिब्यूट्स पोर इन फ्रॉम बोथ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। जो बांग्लादेश का एंथम है ना, वो भी टैगोर साहब ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, तो दिस इज दैट। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, फिक्सिंग द स्लोप। लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। फिक्सिंग द स्लोप, अगर रीजन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज की जो रूट्स होती है वो जमीन को बांध के रखती है। ट्री नहीं होगा तो भूस्खलन होता है। बहुत ज़्यादा जब पानी गिरता है तो बाइंडिंग कैपेसिटी वीक हो जाती है सॉइल की और भूस्खलन होता है। देन इसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं। सो प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे लिए गए हैं। सिविक वर्कर्स आर एंगेज्ड इन रिमूविंग बोल्डर्स फ्रॉम अ हिल एट दिस विजयवाड़ा। तो कंस्ट्रक्शन भी अगर रेगुलराइज्ड नहीं है तो वो भी एक रीज़न होता है सच टाइप ऑफ दिस लैंडस्लाइड्स का। Only 1% of women in 15 to 49 एज ग्रुप कंज्यूम अल्कोहल, NFHS 5 की रिपोर्ट ने कहा। तो दिस इज द डेटा। अल्कोहल में जो है लिकर का सेल है, इसमें डिवाइडेड ओपिनियंस रहते हैं। जैसे कुछ राज्य हैं, बिहार हुआ या फिर गुजरात हुआ, यहाँ पे लिकर के सेल को बैन कर रखा है, कुछ राज्यों में नहीं है। अब इस टाइप का जो मोरल जो बैन है, ये राइट है या रॉन्ग, इस पे जूरी डिवाइडेड रहती है। बिकॉज अगर हम गुजरात और बिहार का देखें भी तो यहाँ पे अगर लीगल चैनल से सेल नहीं हो रहा है तो दूसरे अदर चैनल से सेल हो जाता है। प्लस अगर लीगल चैनल से नहीं आ रहा है सेल तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स का लॉसेस भी होता है। सो इस पे जूरी डिवाइडेड होती है दिस अल्कोहल। Then this is alarm bells. Sikh separatism is now feeble. सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। यूनाइटेड इंडिया, वन इंडिया। रिलेंटलेस वॉर, रशिया शुड सपोर्ट द UN सेक्रेटरी जनरल्स पीस मिशन एंड एंड द अटैक। अब अगेन इस पूरे रशियन क्राइसिस से जो यूरोपियन कंट्रीज आपस में फाइट कर रही है, इन यूरोपियन कंट्रीज की जो फाइट है उसके कारण पूरा वर्ल्ड, चाहे वो अफ्रीका हो, इंडिया, एशिया हो, एवरीबडी इज सफरिंग। तो इस वॉर को एंड करना ज़रूरी है, कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट अभी UN चीफ ने भी कहा था। जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, कीव, USA, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे इस वॉर को एंड करे। सो दिस इज़ देयर।
पॉसिबिलिटी डायरेक्ट रशियन वेस्ट कन्फ्रंटेशन होगा तो और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि हुई थी 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो ये जो 1962 का टाइम था ना, यहाँ जो कोल्ड वॉर था वो अपने पीक पे था। रशिया, यूएसएसआर, क्यूबा सोशलिस्ट है तो रशिया यूएसएसआर के साथ प्रॉक्सिमिटी थी। क्यूबा से फ्लोरिडा ऑफ यूएस की डिस्टेंस बहुत कम है। तो एक टाइम ऐसा आया था कि यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय करने की बात आ रही थी और इससे यूएसए अलार्म्ड हुआ। तो सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ हुआ जब रशिया के मॉस्को के पास जो यूक्रेन है, कीव है, मॉस्को के पास कीव है, इसको यूएसए आर्म्स की सप्लाई कर रहा है। तो सी यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रही थी 1962 की। सो दैट इज़ वाई जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और जो रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो भी एक हद तक जेन्युइन है कि अगर यूक्रेन को मिलिटराइज हो रहा है, नेटो एट द डोर स्टेप आ रहा है, तो मॉस्को ऑब्वियसली अलार्म्ड फील होगा। सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ 1962 में हुई थी। सो दिस इज़ दैट escalating this conflict bringing the whole world into danger। वर्ल्ड वॉर 1 करते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 करते हैं, ये डेवलप्ड नेशन सो कॉल्ड आपस में लड़ते हैं और हम सब इसकी प्राइस पे करते हैं। डज नॉट सर्व एनीबडीज इंटरेस्ट। इंस्टेड मॉस्को शुड इमीडिएटली एंड द अटैक्स and support the UN Secretary General's mission, finding a peaceful solution could address the security concerns of both Ukraine and Russia। This should be the way forward, जो इंडिया ने डे 1 से बोला है। देन ये बात है पावरिंग अप आफ्टर द पावर क्राइसिस शॉक। पावर क्राइसिस, अचानक पावर का डिमांड बढ़ने के भी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो समर इतना सीवियर हो रहा है इस बार, और प्लस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने के बाद, हायर इनकम आने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया है। अकॉर्डिंगली सप्लाई नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ टाइम से कोल का शॉर्टेज हुआ था। प्राइमरली 3 रीज़न थे। पहला तो कोविड-19 लॉकडाउन, दूसरा हैवी रेनफॉल के कारण जो मॉनसून सीजन था, माइंस फ्लडेड हो गई थी, और माइंस फ्लडेड होने के कारण हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाया कोल का फुल थ्रॉटल। और तीसरा रीज़न था इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने के कारण, रुपी वीकन होने के कारण हमने इंपोर्ट में भी थोड़े कट्स किए थे। तो बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स कोल का शॉर्टेज हुआ और अभी मिसमैच चल रहा है कोल की सप्लाई का। तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ गया है। सब्सिडी एंड पॉलिटिक्स एक दूसरी चीज़ होती है। फ्री में बिजली कर देते हैं। राज्य सरकार को फ्री में बिजली करना है, बिल्कुल करे, बट जो डिस्कॉम कंपनी है, जो जैसे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं एट्सेट्रा, उनको उनका पैसा बराबर मिलना चाहिए। अगर जनता नहीं दे रही है तो राज्य उसको पे करे जो उसने वहाँ पे फ्री किया है। बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पैसा नहीं मिलेगा तो वो बैंकरप्ट हो जाएगी और फिर वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई फ्रीबीज जो होता है, ये यूजुअली साउंड इकोनॉमिक्स यही बोलती है, फ्रीबीज डेट्रीमेंटल होता है हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि कॉस्ट होती है। कोल का प्रोक्योरमेंट करना है, बिजली बनाना है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसमिशन में लॉसेस भी होते हैं। सो देयर इज सम कॉस्ट, वो कॉस्ट रिकवर करना ज़रूरी होता है, वरना जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द PSUs सिक हो जाते हैं। वाई? बिकॉज उनकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पा रही है, बिकॉज ऑफ अननेसेसरी वेलफेयर के उनके ऊपर जो बर्डन डाल दिया जाता है। सो दैट इज़ वाई सब्सिडीज एंड पॉलिटिक्स दोनों को सेपरेट रखना चाहिए, सब्सिडीज एंड पॉलिटिक्स। देन इसके बाद कुछ सॉल्यूशंस भी हैं कि हम अब जैसे गैस प्लांट है, LNG प्लांट की तरफ बढ़े, बफर स्टॉक बनाए वहाँ पे। पावर कट्स जो हैं उधर ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, प्लस बिजली की चोरी एट्सेट्रा, इसको हम कर्ब करें। सो द प्रॉब्लम जो रिलायबिलिटी की है इसको दूर करें। एक डिस्कॉम उदय योजना भी आई थी, डिस्कॉम योजना, डिस्कॉम की हेल्थ को बेटर करने के लिए। एक्चुअली पावर जनरेशन अलग होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दोनों अलग होती है। तो दिस इज़ डिस्कॉम। तो ग्रिड स्टोरेज बढ़ाएं, और आगे हम रिवीजन क्लास में अभी ग्लासगो भी पढ़ते हैं और वहाँ बात है कि हम रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें। कोल का शॉर्टेज है, ये अब और बढ़ेगा बिकॉज कोल इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू फाइंड ऑल्टरनेटिव, पावरिंग अप आफ्टर द पावर क्राइसिस शॉक। यहाँ है डिसोनेंस इन इंडियन जर्मन टाइज। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का भी विजिट हुआ यूरोपियन कंट्रीज़। जर्मनी के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जर्मनी रशिया पे डिपेंडेंट है गैस एंड ऑयल के लिए, इंडिया रशिया पे डिपेंडेंट है वेपन्स आर्म्स सप्लाई के लिए। सो इन अ वे इंडिया और जर्मनी की पोजीशन बहुत मिलती जुलती है। ये रशिया से जस्ट लाइक दैट डिकपल नहीं कर सकते, बट
सिस्टमेटिकली यहाँ प्रॉब्लम्स भी आई है जर्मनी में। जैसे जर्मनी एक टाइम पे फर्स्ट सेकंड वॉर हुआ, जर्मनी फिर क्या हुआ, डीमिलिटराइज्ड हो गया। अभी जर्मनी बोल रहा है वो 2% ऑफ जीडीपी वापस अब अपना मिलिट्री में माइट में वापस डालेगा। तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की कई बार डिफरेंसेस आ जाते हैं, चाइना फैक्टर हो जाता है। अभी यूक्रेन क्राइसिस में जर्मनी बहुत ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, इंडिया ने नहीं किया। सो देर आर सम डिफरेंसेस, बट इन टोटलिटी इंडिया जर्मन टाइज का बहुत अच्छा फ्यूचर है। वाई द कोविड-19 नंबर्स मैटर, नंबर्स होना ज़रूरी है बिकॉज नंबर्स करेक्ट होते हैं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेक्ट होता है। रॉन्ग इनपुट रॉन्ग आउटपुट, करेक्ट इनपुट करेक्ट आउटपुट। सो इनपुट के लिए करेक्ट नंबर्स होना ज़रूरी है। Importance of emigrant, importance of emigrant. India to increase remittance contribution to GDP, it doesn't need more workers but skilling and better management. ये जो रेमिटांस होता है ये क्या होता है, जैसे इंडियंस जा रहे हैं, कुछ बहुत सारे ब्लू कॉलर वर्कर सऊदी यूएई इधर है, कतर में है, प्लस कुछ जैसे जाते हैं सॉफ्टवेयर एटसेट्रा आईटी यूएसए वगैरह गए, ये वापस इंडिया पैसे भेजते हैं तो उसको बोलते हैं रेमिटांस। रेमिटांस ये एक बहुत मेजर पोर्शन होता है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का। रेमिटांस इंडिया का फर्स्ट रैंक है व्हेन इट कम्स टू रेमिटांस। सो द पॉइंट इज, जैसे जो एनआरआई भी है, एनआरआई को अभी जैसे वोटिंग राइट्स की बात चल रहा था, तो इंडिया भी जो अब्रॉड है वो इंडियन सिटीजन्स हैं बट दे आर वर्किंग अब्रॉड, उनका राइट्स को गारंटी करना इंडियन गवर्नमेंट की अगेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण डिफिकल्टीज हुई, इंडिया ने वंदे भारत मिशन टाइप रन किया उनको वापस इंडिया लाने का। अब इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो इंडिया को सेफगार्ड करना चाहिए उनके राइट्स, बिकॉज ये जो एनआरआईज होते हैं ये हमारे एक एम्बेसडर भी होते हैं, इंडियन कल्चर इंडियन वैल्यूज इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस शुड बी टेकन लाइक दैट अपने एडवांटेज के लिए। How the pandemic affected Delhi's poor, the search of algorithm in action. कई बार आप देखना, एक मूवी आई थी रॉकस्टार मूवी में एक डायलॉग था, नेगेटिव ज़्यादा बिकता है। तो क्यों होता है, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी होती है हमको जो वार्निंग टाइप है नेगेटिव टाइप है वो चीज़ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो अल्गोरिदम होते हैं ना सोशल मीडिया के, ये भी आप देखना अननेसेसरी कंट्रोवर्शियल चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर होती है। अगर टीचर बोलेगा ये टॉपिक्स पढ़ना है अच्छा है, स्टूडेंट का इतना ध्यान नहीं आएगा। अगर ये बोलेगा ये 10 टॉपिक नहीं पढ़े तो आपका एग्जाम रुक जाएगा, आप तुरंत उस वीडियो को देखोगे। सो दिस इज अल्गोरिदम एक सर्टेन टाइप ऑफ, कई बार आप जैसे देखो ट्विटर में एक सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेंड्स रन होते हैं। सिमिलरली यूट्यूब में भी आप देखो एक सर्टेन टाइप ऑफ जो कैची वर्ड्स अगर फ्रेजेस यूज कर रहे हो, सर्टेन टाइप ऑफ लाइक थंबनेल्स हैं, सर्टेन टाइप ऑफ लाइक सर्टेन कंटेंट है, वो ज़्यादा पिक होता है क्योंकि अल्गोरिदम उसको पिक करता है। अब ये अल्गोरिदम अगर ट्रांसपेरेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कई बार अल्गोरिदम ओपेक होता है। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अगेन प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट चाहिए, तो यूज़र जिस टाइप के कंटेंट को प्रेफर कर रहा है तो वो ही कंटेंट ज़्यादा रन करने लग जाता है। तो अल्गोरिदम क्या होता है, एट टाइम्स बायस्ड होता है। वैसे भी जो सोशल मीडिया होता है इसमें लेफ्ट बायस ज़्यादा नज़र आता है, ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है बिकॉज वो। सो द सर्च एल्गोरिदम इन एक्शन, द पॉइंट इज एल्गोरिदम होना बुरी बात नहीं है। एल्गोरिदम मतलब वो डेटा एनालिसिस हो रहा है, मशीन्स देख रही हैं किस चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे फिल्टर करना है, बिकॉज टन्स एंड टन्स ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। तो किस चीज़ को कैसे आगे रीच बढ़ाए, तो ये चीज़ का जो वर्क होता है वो होता है एल्गोरिदम। तो ये बताता है कैसे सर्च ऑप्टिमाइजेशन हो गया। यूट्यूब में भी ऐसा एक बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली कैंपेन चलते हैं कि कौन सी चीज़ों को कैसे कंटेंट हम हाईलाइट ज़्यादा करें, कौन से कीवर्ड्स बनाएं, ज़्यादा सर्च कौन से कीवर्ड्स हो रहे हैं, लाइक दैट। तो द पॉइंट इज एल्गोरिदम एट टाइम्स जो अगर बायस्ड है तो वो कई बार क्या करता है, आपकी साइकोलॉजी से भी प्ले करता है। आप एक ही एक टाइप के वीडियोस देखते जाओ, पर्टिकुलर लाइक बायस्ड आपको लग रहे हैं, बट अगर आप देखते जाओ आफ्टर 5-10 वीडियोस देखना आपकी साइकोलॉजी भी समथिंग लाइक दैट होने लग जाएगी। सो ये जो अल्गोरिदम है अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो ये तो मतलब ब्रेन वॉश कर रहा है फिर बहुत ज़्यादा लोगों को। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ देयर सर्च एल्गोरिदम है, प्राइवेसी जो है इसमें अभी बात चल रहा है कि ये जितने भी सोशल मीडिया जाइंट्स हैं ये अपने एल्गोरिदम को एकदम क्लियर बताएं किस टाइप से ये रैंकिंग करते हैं, किस टाइप से ये व्यूज़ आते हैं, किस टाइप से ये कंटेंट को प्रमोट करते हैं। ओके, तो दिस इज़ दैट।
तो सर्च अल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? अल्गोरिदम बेसिकली एक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, मशीन कॉन्सेप्ट है, बट उस मशीन को कैसे टिंकर किया जा रहा है अल्गोरिदम के थ्रू, दिस शुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, बी इट गूगल, यूट्यूब और फेसबुक और एनीथिंग। तो ये ज़रूरी है ट्विटर एंड ऑल में भी। तो अल्गोरिदम का मिसयूज़ होता है एट टाइम्स, तो अल्गोरिदम में ज़रूरी है कि क्लीन रखें। अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर चाहे ना तो प्लेटफॉर्म में कोई भी बॉट्स नहीं होंगे, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी अदर टाइप ऑफ कंटेंट नहीं होगा। दे हैव दिस मच कैपेबिलिटी, बट व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन। तो द सर्च एल्गोरिदम इन एक्शन, ये चीज़ तब से ज़्यादा हाईलाइट हुई जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटिंग प्रेसिडेंट को एक सोशल मीडिया कंपनी ने बैन कर दिया था। तब से ये ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि ये जो टेक कंपनीज हैं ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होती जा रही है। द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स गेट्स अ जॉल्ट, इसमें अगेन एक नया आ गया है, फिजिक्स चेंज हो रही है। अभी ये केवल थ्योरी है, थ्योरी मतलब मॉडल है, अभी इसका कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, इससे सवाल नहीं आते हैं यूजुअली, और प्लस ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो बोसोन यहाँ पे अगेन एक एस्टिमेट में पाया गया फिजिक्स का मॉडल चेंज होगा एटसेट्रा, यहाँ पे बातें लिखी हुई, रिसर्च बेस्ड बातें। देन दिस इज रस्किन बॉर्न ट्रांसेंडिंग टाइम, और दिस इज इंग्लिश। ये सारे नोट्स मैंने यहाँ लगा रखे हैं, इसको आप क्विकली रिवाइज कर लेना, मैं अब नोट्स जल्दी शेयर कर रहा हूँ आपसे। ओके जैसे हाउ डू यू यूज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट अपोजिट ऑफ फॉर्चुनेट होता है। Like he doesn't have to worry about money. It is unfortunate that he has failed. Fortunate, unfortunate, just opposite. Remark or speech, it means regrettable. When it used with the remark or speech, इसका मतलब regrettable है। जैसे it was an unfortunate remark. कई बार हम लीडर्स को भी देखते हैं, वो आउटस्पोकन कुछ और फुट इन माउथ उनका कुछ भी बोल देते हैं, वो फिर वो बोल देते हैं इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट रिमार्क, he should have not made it like that, it is unfortunate that he made that remark। तो मतलब regret बता रहे हैं वहाँ पे। continual का मतलब होता है with interruption, continuous का मतलब होता है without interruption। जैसे it rained continuously for 30 minutes, बिना रुके लगातार बारिश हुई। he spoke continuously for 2 hours, I speak continuously for an hour for recording this video। so continuously बिना रुके continuous होता है। और कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है विद इंटरप्शन हो सकता है। द कॉन्टिन्यूअल नॉइज फ्रॉम द नेबरिंग होटल इज अनबियरेबल, बीच बीच में नॉइज आ रही है वहाँ पे, अनबियरेबल है। टूवर्ड्स एंड टूवर्ड्स मीन्स द सेम, इसका मतलब होता है एक जनरल डायरेक्शन में जा रहे हैं। एलिमेंटल का मतलब होता है रेफरिंग टू एलिमेंट्स, एयर, अर्थ एट्सेट्रा। एलिमेंटल फ्यूरी, और एलिमेंट्री का मतलब होता है जैसे एलिमेंट्री एल्जेब्रा, एलिमेंट्री मैथ्स, लाइक दैट, बेसिक लेवल की। Then when the word is pronounced as isolation, the final sound is I and as in fill, bill, like that. Definite article is not generally stressed in a sentence. तो this is about pronunciation. तो ये था know your English. Then आज का जो quiz है, trivia है ये, decathlon. Then ये एक trivia है, और China's intent is to keep boundary issue alive. अब सी जनरल चीफ का स्टेटमेंट है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, चाइनाज इंटेंट इज टू कीप बाउंड्री इशू अलाइव। चाइना जो है ना ये रियल थ्रेट है, ये हमने 2020 गलवान क्राइसिस के बाद इतने डिटेल में आर्टिकल्स पढ़े, नॉलेज गैदर किया। चाइना जो है दिस इज अ रियल थ्रेट। हम अननेसेसरी ऑब्सेस होते हैं पाकिस्तान से, चाइना इज द रियल थ्रेट। चाइनाज इंटेंट इज टू कीप बाउंड्री इशू अलाइव। तो दिस इज देयर हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड CJI agree on outdated law, center to hold parley discussion on sedition law, and then Russian envoy gives special messages, accessible and affordable healthcare is a must। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट प्रोसीडिंग इन IT रूल केसेस, अंडमान में एक गैस बेस्ड पावर प्लांट बनने वाला है, गैस बेस्ड। देन ऑपरेशन डूडी है, असम राइफल्स ऑनर सर्वाइविंग सोल्जर्स, असम राइफल्स। रशिया इज डिफेंडिंग मदरलैंड, अब रशिया भी सेम बात बता रहा है कि बिकॉज नेटो उसके बॉर्डर पे आ गया है, डोर स्टेप्स पे आ गया है, तो रशिया को डिफेंड करना पड़ेगा, लाइक दैट। Then this is India urged to conduct lawful probe Xiaomi, and government said to urge Reserve Bank to help push bond yields
लोअर, बॉन्ड यील्ड्स भी ज़्यादा हो रही है। तो बाइंग बैक गवर्नमेंट बॉन्ड्स होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस अभी ऑप्शंस में है, इसको 1 या 2 दिन वेट करते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा सा आर्टिकल आने वाला है, बॉन्ड यील्ड को हम डिटेल में देखेंगे। LIC का IPO सब्सक्राइब हुआ 2.95 टाइम्स, हिट रहा ये। नो एरिया ऑफ बिजनेस रिजर्व फॉर पब्लिक फर्म्स है, गवर्नमेंट ओपन करना चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के लिए। हाई कॉटन प्राइस है, NTPC को इतने मिलियन टन चाहिए और वो इंपोर्ट कराएंगे। स्मार्टफोन मार्केट टू स्टे सबड्यूड, SEBI गिव्स अप्रूवल फॉर TVS सप्लाई चेन IPO। ओके, एंड दिस इज IPL। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम बात करते हैं रिवीजन क्लास की। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज वेंसडे हो गया, कल या परसों में रिवीजन सेशन सारे ओवर करते हैं। ओके, ये जो सीरीज आ रही है ना, ये बहुत अच्छी सीरीज है। मैं इसको डेली टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूँ, फ्रीडम फाइटर्स और इस टाइप की इवेंट्स की। 2 या 3 मिनट डेली निकाल के इनको आपको पढ़ना है। एक क्विक रीडिंग इसकी आप कर लिया करो, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसलिए ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे फर्स्ट वॉर है इंडिपेंडेंस का 1857, अगेन रिवीजन क्लास में देखना है, इसको बहुत अच्छे से हमने कवर किया है। आज हम देखते हैं प्राइमरली सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशंस ऑन गवर्नर, बिकॉज गवर्नर टॉपिक कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में बना हुआ है, इससे सवाल आएंगे। क्वालिफिकेशन क्या होती है? गवर्नर जो होता है वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कोई एमिनेंट पर्सन है इन सम वॉक ऑफ लाइफ, जो पर्सन आउटसाइड द स्टेट है। मतलब जैसे केरला का है तो केरला का नहीं, बाहर किसी राज्य का पर्सन वहाँ पे गवर्नर बनाएंगे। वो डिटैच्ड फिगर होना चाहिए, विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स, अपॉलिटिकल होना चाहिए। पॉलिटिकल था भी तो पिछले 5 साल में नहीं होना चाहिए। वो कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस होती है गवर्नर के लिए। प्रोसेसेस जो हो अपॉइंट का, तो उसमें गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो स्टेट चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्टेशन होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट लोकसभा से भी कंसल्ट होना चाहिए। तो गवर्नर ना ऐसा विम्स पे नहीं होना चाहिए, गवर्नर का एक कंसल्टेशन के बाद अपॉइंटमेंट होना चाहिए। रिमूवल करना है तो ऐसा कोई प्रोसीजर कहीं लिखा नहीं है, बट 5 साल मिनिमम उसका मेंटेन करना चाहिए टर्म, जस्ट लाइक दैट उसे रिमूव नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई ग्राउंड भी नहीं लिखा हुआ है, should be removed before only on the ground mentioned in the constitution, aspersions are cast on his morality, dignity, constitutional propriety etc. तो द पॉइंट इज एज सच गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है, बट कोशिश किया जाए कि उसे जस्ट एंड फेयर मैनर पे ही हटाया जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। देन गवर्नमेंट इन्फॉर्म करे स्टेट गवर्नमेंट को भी। सो द पॉइंट इज जो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट है और गवर्नर्स का रिमूवल है, ये लाइक पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। सेम चीज़ बोला गया जस्टिस वेंकट चेलिया कमेटी ने भी, सरकारिया कमीशन की इस रिपोर्ट को उन्होंने ओके बताया। तो दिस इज गवर्नर। गवर्नर्स असेंट टू बिल एक और दूसरा मुद्दा बना हुआ है तमिलनाडु में। तो गवर्नर का असेंट जरूरी होता है राज्य स्तर पे बिल को एक्ट बनने के लिए। गवर्नर विदहोल्ड कर सकता है असेंट, गवर्नर रिटर्न कर सकता है बिल को, गवर्नर रिजर्व कर सकता है कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की, कोई बिल प्रेसिडेंट से पूछ के ही आगे बढ़ेगा। गवर्नर अल्ट्रा वायर कर सकता है किसी भी बिल को, एक्ट को, अपोज कर सकता है DPSP को, या बिल इनकंसिस्टेंट टू यूनियन लॉज है। तो जैसा प्रेसिडेंट के पास पावर है वैसा गवर्नर के पास भी पावर है, यस बोलो, विदहोल्ड करो, या फिर आप उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लो। एक बार बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व हो गया तो अब गवर्नर साइड हो गया, अब डायरेक्टली प्रेसिडेंट डील करेंगे उस बिल से। ओके, सो दिस इज सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन ऑन गवर्नर एंड गवर्नर्स असेंट टू बिल। अब हम क्विकली चीफ मिनिस्टर देखते हैं। चीफ मिनिस्टर क्या होता है? ये काइंड ऑफ रियल एग्जीक्यूटिव होता है, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट नहीं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर के लिए कॉम होती है, चीफ मिनिस्टर कॉम के थ्रू वर्क करता है। कॉम जो होती है वो एड एंड एडवाइस देती है गवर्नर को। ये सब चीज़ें हैं 163 में। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। चीफ मिनिस्टर बाकी मंत्रियों को बोलता है इस मंत्री को बनाना है, इसको ये पोर्टफोलियो देना है, और गवर्नर फिर उनको शपथ दिला के अपॉइंटमेंट कराते हैं। तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का डायरेक्ट लिंक होता है, दोनों को सेम पेज में रहना इज गुड फॉर अ स्टेट। यूजुअली जो पार्टी विधानसभा चुनाव में सबसे अच्छा करती है, मेजॉरिटी होती है, वो अपना नेता बनाती है और फिर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो चीफ मिनिस्टर को विधानसभा का, कॉम को विधानसभा का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये चीफ मिनिस्टर अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर उन्हें जस्ट लाइक दैट हटा दे।
जब तक मेजॉरिटी है असेंबली की आप उन्हें हटा नहीं सकते। तो कॉम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए। तो टेन्योर फिक्स नहीं है। जब अगर कॉन्फिडेंस चला गया तो हम देखते हैं अक्सर राज्य स्तर पे सरकार भी गिर जाती है, अगर कॉन्फिडेंस उसको नहीं है विधानसभा का। कोई भी मिनिस्टर जो है, कोई भी पर्सन है, वो बन सकता है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी, पर 6 महीने के अंदर अंदर उसे पार्ट बनना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर का। तो जैसे अभी महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जब बने तो उस वक्त वो पार्ट नहीं थे, बट विद इन 6 मंथ वो उसका पार्ट बन गए। तो दिस इज प्रोसीजर है यहाँ पे कि आपको विद इन 6 मंथ्स जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका पार्ट बनना पड़ेगा। फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है। इसमें ये बोलते हैं कॉम को बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते आप, 15% मैक्सिमम हो सकती है स्ट्रेंथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली की है। 250 लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसका 15% ही मैक्सिमम कॉम होगी और 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। देन इसके बाद है डिफेक्शन अगर होता है तो वो मंत्री पद भी चला जाएगा आपका, पार्टी की सदस्यता गई, मंत्री पद भी गया। अब पावर्स एंड फंक्शन चीफ मिनिस्टर के क्या होते हैं? पहला तो वो मिनिस्टर्स को रिकमेंड करते हैं, पोर्टफोलियो रिशफल करते हैं, प्रिसाइड करते हैं मीटिंग ऑफ कॉम, जो कॉम की मीटिंग है, गवर्नर को एडवाइस करते हैं। कॉम को वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं बाय रिजाइनिंग। चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया, कॉम अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कम्युनिकेशन सारा सीएम के थ्रू जाता है, कॉम का इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड किया जाता है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ सबमिट करना है तो वो अगेन गवर्नर को रिक्वायरमेंट है तो वो सीएम को बोलेंगे, गवर्नर को एडवाइस करेंगे। जो स्टेट पब्लिक सर्विस है, एडवोकेट जनरल है, मेंबर आपको बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन एट्सेट्रा, तो इसमें एडवाइस मांगी जाती है। अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो एडवाइस करते हैं गवर्नर को। अगर चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया तो कॉम भी डिसॉल्व हो जाती है, कॉम खत्म हो जाती है, बट असेंबली नहीं डिसॉल्व होती, असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। बट चीफ मिनिस्टर रिकमेंड कर सकता है डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है वो भी चीफ मिनिस्टर ही अनाउंस करते हैं। तो सीएम इज लाइक रियल एग्जीक्यूटिव है, मुखिया है स्टेट का। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी में COP26 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही क्विकली हम देखते हैं, बस इससे ज़्यादा COP26 हमें नहीं देखता है। COP26 अभी ग्लासगो में हुआ था, 153 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। क्लाइमेट चेंज प्राइमरली यहाँ पे बात हुआ। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो 2030 में एंड हो रहे हैं, इसके बाद क्या करना है इस पे भी डिस्कशन हुआ। प्लेजेस ली गई डिफरेंट कंट्रीज ने क्लाइमेट चेंज को बैटल करने के लिए। टारगेट्स थे फॉसिल फ्यूल के लिए। तो फॉसिल फ्यूल के लिए 2 वर्ड था, एक तो फेज्ड आउट था, जैसे कोल है उसको फेज आउट नहीं किया इंडिया ने, फेज्ड डाउन किया, उसका यूजेज कम कर रहे हैं। पर कुछ फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने की भी बात किया गया। एडेप्टेशन की बात किया, एडेप्टेशन में पैसे भी चाहिए होंगे तो वो यूएन एडेप्टेशन फंड में आएगा। कलेक्टिव प्रोविजंस बढ़ाने की बात की गई यहाँ पे। देन एक है शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम, ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन है। तो जो वल्नरेबल पीपल हैं वहाँ रिजाइलियंस क्रिएट करें, रिजाइलियंस क्लाइमेट चेंज के लिए, तो दैट इज शर्म अल शेख वर्क प्रोग्राम। इंटरनेशनल कार्बन मार्केट जो अंडर आर्टिकल 6 है, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आया था, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग भी हो रहा था, उसको कब तक आगे बढ़ाना है इस बात पे डिस्कशन हुआ। पेरिस अग्रीमेंट में जो बातें हुई उसको फाइनलाइज किया गया। तो ये जो है 2030 तक क्योटो प्रोटोकॉल के जो मैकेनिज्म कंटिन्यू रहेंगे। देन डबल काउंटिंग हो जाती है जो कंट्रीब्यूशन। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप 100 यूनिट पॉल्यूशन कर रहे हो तो आप से 50 यूनिट कोई अच्छा काम कर दो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्लीन एनर्जी का, तो आपको ये 50 यहाँ से कम हो जाएगा, 50 एडिशनल यूनिट और आप पॉल्यूशन कर सकते हो, ऐसे मतलब कोटा मिल जाता है आपको। तो इधर कई बार डबल काउंटिंग होती थी, उसको हटाने की बात है। सो द आइडिया इज स्ट्रीमलाइन हो। लॉस एंड डैमेज जो हुआ है उसको हम कवर करें, जैसे कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सपोर्ट है सैंटियागो नेटवर्क का, डेवलपमेंट बैंक्स, सपोर्ट लॉसेज एंड डैमेजेस, रिकवरी। ट्रांसपेरेंसी क्लाइमेट एक्शन पे हो, जो भी फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपेरेंट वे में हो, स्टैंडर्डाइज्ड वे में हो, कॉमन टाइम फ्रेम हो, फ्रेमवर्क हो, कब तक करना है, जैसे इंडिया कब हो रहा है कार्बन न्यूट्रल, आंसर एक हमने डेट बता दिया हम कब कार्बन न्यूट्रल हो रहे हैं, तो कब हो रहे हैं कार्बन न्यूट्रल, आंसर। अब कुछ और यहाँ पे आउटकम्स आए, जैसे ब्रेक थ्रू एजेंडा आया। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा ये था कि हम क्लीन टेक्नोलॉजी में बढ़ेंगे, एक्सेसिबल अट्रैक्टिव ऑप्शन रखेंगे एमिटिंग सेक्टर में, जैसे पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टील वगैरह 2030 तक। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है, तो ब्रेक थ्रू एजेंडा में इंडिया ने साइन किया।
ग्लोबल मीथेन प्लेज हुआ बिकॉज मीथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस जस्ट लाइक दैट CO2, बट इंडिया ने मीथेन में ऐसा कुछ साइन नहीं किया है। तो एक वॉलेंटरी नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट था मीथेन का, इंडिया ने उसे साइन नहीं किया। फिर फॉरेस्ट एंड लैंड यूज डिक्लेरेशन में भी था, डिफॉरेस्टेशन को कम करो, लैंड डिग्रेडेशन को कम करो। तो एक और ऐसा ट्रीटी साइन करना था, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। फैक्ट है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेड स्टेटमेंट ये यूके इंडोनेशिया ने था, इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया, कमोडिटी प्रोड्यूसिंग एक्सेट्रा। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्शन एजेंडा था, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, पॉलिसी एक्शन एजेंट लाओ। एग्रीकल्चर भी बिकॉज डिफ़िकल्टी में है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, इधर भी बात था इसको स्ट्रीमलाइन करें, इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया है। देन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो एमिशन कार्स एंड वैन्स, ई व्हीकल। तो इंडिया ई व्हीकल में आगे है, ये भी नॉन बाइंडिंग है, तो जीरो एमिशन बाय 2040 तक लेना है। तो दैट इज़ वाई ई व्हीकल में ऑल दो चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बट ये हम ओके हैं इसके लिए। फिर बोगा है, बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस है, डेनमार्क, कोस्टा रिका, इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोalition 22 कंट्रीज का हुआ, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन है, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर बनाना है। वर्ल्ड का ट्रांसपोर्टेशन मैरीटाइम होता है शिपिंग से, इसको ग्रीन कैसे बनाया जाए। शिपिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एक शिप एक कैनाल है, वो कैनाल कनेक्ट करती है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। इस कैनाल का नाम क्या है, और इधर एक शिप अभी गॉट स्टक। तो ये मैरीटाइम को भी हम कैसे बेटर करें, ये करना है, इंडिया ने ये भी साइन नहीं किया। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचामृत जो प्रधानमंत्री साहब ने बताया। पहला, नेट जीरो करो 2070 तक, नॉन फॉसिल एनर्जी 500 गीगावाट तक लाओ, 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल से आनी चाहिए, टोटल प्रोटेक्टेड कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन हो जाना चाहिए फ्रॉम टिल 2030 तक। रिड्यूस करो कार्बन एमिशन 1 बिलियन टन तक बाय 2030। कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी है वो भी 45% तक कम करो। 1 2 3 4 5, इसको एक बार फिर से पढ़िए और टिप्स पे याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये डिसीजंस हमने लिए COP26 में ग्लासगो, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सवाल इतने से बन जाएगा, स्पेशली इसको आप ज़रूर देख लेना, पंचामृत। अब हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 1940 से स्टार्ट कर रहे हैं, कल भारत आज़ाद हो जाएगा। द ऑगस्ट ऑफर, वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ गो 1940 में ऑगस्ट ऑफर लाते हैं 8 अगस्त को। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया है, ब्रिटिशर्स अब पिट भी रहे शुरू में, तो ब्रिटिशर्स को ऑब्वियसली हेल्प चाहिए। तो अपने हेल्प के लिए, अपने इन्होंने प्रेफरेंस के लिए इंडिया को बोला आप भी इस वॉर में आओ, ये फासिस्ट कंट्रीज़ के अगेंस्ट है, इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ के अगेंस्ट है, लाइक दैट। बाकी द ट्रूथ इज सब एक जैसे ही हैं ये। सो द पॉइंट इज ऑगस्ट ऑफर आता है, ऑगस्ट ऑफर को हम डिक्लाइन कर देते हैं। इमीडिएट एक्सपेंशन की बात करते हैं, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, कॉन्स्टिट्यूशन को स्पीड अप करो और इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा करो गवर्नमेंट में, डोमिनियन स्टेटस का कोई अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। एक्चुअली अब हम डोमिनियन नहीं चाहते, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो मतलब फेलिंग बैंक का चेक है ये ऑगस्ट ऑफर, ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी आया। सो ऑगस्ट ऑफर जो था, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का पार्टिसिपेशन करने की बात थी, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। ऑगस्ट ऑफर आता है, इसमें रिजेक्शन की बात होती है, ब्रिटिश ऑफिसर्स भी आते हैं, बट इससे क्या होता है, रिजेक्ट तो करते ही हैं और साथ ही साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह हम चालू करते हैं। इंडिविजुअल तो अभी क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं आया, अभी इंडिविजुअल सत्याग्रह आया। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये था कि कांग्रेस में भी गांधी जी को लगा कि अभी फेवर में है सिविल डिसोबीडियंस, बिकॉज कल हमने देखा ना सेकेंड फेज ऑफ CDM नहीं वर्क कर पाया, तो गांधी जी को लगा हम इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सत्याग्रह करते हैं। तो इस तरीके से बात हुई, तो फिर बात हुई कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे और हम अपोज करेंगे ये जो भी ऑगस्ट ऑफर है, हम इंडिविजुअली इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आचार्य विनोबा भावे जी फर्स्ट सत्याग्रही होते हैं और फिर इस तरीके से और भी लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो अब गांधी जी देखते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी इतना एंथुजियाज्म दिख नहीं रहा है, तो वो इसको बंद कर देते हैं और फिर एक आता है दिल्ली चलो, सब लोग दिल्ली चलो नारा ऐसा लगाते हैं सत्याग्रह का। तो ये सब 1940 का टाइम है। अगस्त ऑफर आया और इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया। अगस्त ऑफर में बस ये था कि इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन कर ले। इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये था हम इसको अपोज कर रहे हैं। तो दिस इज फर्स्ट फेज। फिर आता है 1942 का क्रिप्स मिशन। वर्ल्ड वॉर 2 और वर्जन हो गया, ब्रिटिशर्स खूब पिट रहे हैं,
तो अब क्या होता है कि इनको लगता है इंडिया को तो अब इमीडिएटली हमें लाना ही पड़ेगा। प्लस अब यूएसए भी प्रेशराइज कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, लेबर पार्टी ब्रिटेन में भी डाल रही है प्रेशर चर्चिल पे कि इंडिया को इंक्लूड किया जाए। तो एक स्टैफोर्ड क्रिप्स का एक मिशन आता है, ये लेफ्ट विंग के ज़्यादा लीडर्स थे यहाँ पे, और बात होती है इंडिया का कोऑपरेशन मांगा जाए। तो दिस इज क्रिप्स मिशन में भी बात होती है कि ठीक है चलो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी बनाएंगे, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे आपको, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, पावर्स भी होगा, कंट्री का डिफेंस चाहिए आपको, ये ऐसा कांग्रेस डिमांड कर रही थी। तो द पॉइंट इज कि अब क्या होता है, सेसेशनिस्ट टेंडेंसी आने लग जाती है, पर्सनल एम्बिशंस होती है जिन्ना की भी। सो इनविटेशन टू द मुस्लिम लीग टू क्रिएट पाकिस्तान, गांधी जी को ऐसा लगता है कि अब फिशर्स बढ़ने लग गए, ये अब अपना अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग इसमें ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शंस डालती है, और बात ये होती है कि इक्वल टर्म्स में अब ऐसे होने लग गया। तो दिस इज़ लाइक डिवीज़न होने लग गया, ब्रांडिंग होने लग गई कि दिस इज़ सेपरेट, और यही आगे चल के पार्टीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो लीग ने ऑल्दो रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स ऑफर, बिकॉज इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं है, कोई डिमांड ऑफ पार्टीशन भी एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया का जो दूसरा है कांग्रेस पार्टी जो रिप्रेजेंट कर रही थी, उसको भी लगा यहाँ पे सेसेशनिस्ट टेंडेंसी वगैरह हो रही है। सो ओवरऑल ये जो था क्रिप्स मिशन, ये भी फेल हो जाता है। अब क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, तो अब गांधी जी को लगता है अब सेंटिमेंट्स रेडी है, क्विट इंडिया मूवमेंट करते हैं। अब ब्रिटिशर्स जस्ट यहाँ से लीव, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं तो जापान अटैक करेगा। अब जापान भी एक इंपीरियल कंट्री है, जापान ब्रिटिशर्स सब एक जैसे हैं। ब्रिटिशर्स के लिए भी इंडिया कॉलोनी था, जापान अपनी एक अलग कॉलोनी बनाना चाहता था। बोथ आर इंपीरियलिस्ट कंट्रीज एंड बोथ वर फाइटिंग विद ईच अदर, और इंडिया इनके बीच में फंस गया। तो अब इंडिया बोलता है कि बेटर यही होगा कि ब्रिटिशर्स भी यहाँ से जाए, ताकि जापान को कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं होगा इंडिया पे अटैक करने का। तो जापानीज ईस्टर्न फ्रंटियर तक आ गए थे। अब प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया, एंड तो दैट इज वाई ब्रिटिशर्स को इंडिया से क्विट करना चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने यहाँ पे चलाया। 8 अगस्त 1942 को हुआ, गोवालिया टैंक बॉम्बे, गांधी जी ने स्लोगन दिया डू और डाई। फिर कोर्स ऑफ मूवमेंट ये हुआ, जैसे ही ये स्टार्ट हुआ अगले ही दिन सब अरेस्ट, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, सारे जो लीडर्स थे ना, सबको अरेस्ट कर लिया गया। फिर इसके बाद हुआ, अब फ्रंट लाइन लीडर्स चले गए, तो जो सेकंड लाइन के लीडर्स थे वो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ग्रेट अपराइजिंग होगा, पैरेलल गवर्नमेंट हो जाएगी, सातारा महाराष्ट्र में, बंगाल तमलुक में जटिया सरकार बनेगी, चिट्टू पांडे की बलिया उत्तर प्रदेश में पैरेलल गवर्नमेंट होगी। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, ये डिसेंट्रलाइज हो गया बहुत ज़्यादा, कोई एक लीडर नहीं, सब लीडर हैं, डिसेंट्रलाइज हो गया। फिर इसके अलावा अंडरग्राउंड मूवमेंट हुआ, अच्युत पटवर्धन जी, अरुणा आसफ अली जी, देन राम मनोहर लोहिया जी, सुचेता कृपलानी जी, छोटू भाई पुरानिक जी, बीजू पटनायक जी, आरपी गोयनका जी, ये सब इसको आगे बढ़ाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी एंड रामनंदन मिश्रा जी भी आते हैं, आगे चल के ये बड़े नाम बनेंगे। कांग्रेस रेडियो चालू होता है उषा मेहता जी के कारण। तो इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ता है। तो इसमें कोई एक लीडर नहीं है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस टाइप से लीडरशिप आगे आई। रेस्पॉन्स ये होता है, अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, सब जगह इसमें पैरेलल गवर्नमेंट होती है, सब लोग जानने लग गए कि ब्रिटिशर्स को अब यहाँ से जाना चाहिए। मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर रेप्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट होता है, क्रैकडाउन होता है। गांधी जी को अब की बार आगा खान पैलेस जेल में डालते हैं। पहले जो पूना पैक्ट था उसमें जेल अलग थी, उसमें कौन सी जेल थी, यहाँ आगा खान पैलेस है। तो यहाँ पे गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, और इस तरीके से फिर जो पैरेलल गवर्नमेंट है इसको भी सप्रेस करने की कोशिश की गई। जैसे तामलुक में जटिया सरकार, तलचर में लक्ष्मण नायक, सातारा में प्रगति सरकार अंडर नाना पाटिल, देन बलिया में चिट्टू पांडे की सरकार। तो इस तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट चली। और अभी टाइम अब सुभाष चंद्र बोस जी भी है। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं हमारे। 1897 में बॉर्न हुए थे, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था बट छोड़ दिया बिकॉज उनको लगा दिस इज नॉट राइट। तो फिर मेयर ऑफ कैलकाटा बने 1932 में। पट्टाभाई सीतारमैया जी डिफीट किया गांधी जी नॉमिनी। कौन सा सेशन था कांग्रेस का, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये 1939 का। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी अब बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं और बहुत स्ट्रांग लीडर बन के उभर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्हें देश नायक बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था, फिर नई पार्टी बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर बर्लिन रेडियो होता है। अब सुभाष चंद्र बोस जी सोचते हैं हमें वर्ल्ड में जाना चाहिए और जो
ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो कंट्रीज है, चाहे वो जर्मनी हो या जापान हो, उनकी हेल्प से इंडिया को आज़ाद कराना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस जी का थॉट प्रोसेस रहता है। फिर इसीलिए इंडियन नेशनल आर्मी बनती है। ये जो होती है प्राइमरली कैप्टन मोहन सिंह प्रिजनर ऑफ वॉर है, जापान एक्चुअली जीता था, तो वो जो सोल्जर्स थे वो जापान ने बोला कि आप एक सेपरेट आर्मी बना लो और आप ब्रिटिशर्स से लड़ो, तो वो बन जाती है इंडियन नेशनल आर्मी। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी इसको ज्वाइन करते हैं। जो मेजर रोल है फॉर्मेशन में वो रास बिहारी बोस का भी रहा है। फिर इधर आते हैं और फिर एक इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज बनती है, सुभाष चंद्र बोस जी इसको लीड करेंगे। देन इसके बाद शुरू में इसको सक्सेस भी मिलती है, अंडमान निकोबार में आ जाते हैं, निकोबार शहीद स्वराज यहाँ पे उसका नाम होता है। फिर 44 आते आते ये नागालैंड कोहिमा तक पहुंच जाते हैं। सो इट वाज गोइंग गुड, बट जापान जो था, जापान अचानक विड्रॉ करने लग जाता है और जापान सपोर्ट भी नहीं करता और ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं रहता, बिकॉज जापान भी अगेन इंपीरियलिस्ट पावर था। सो डिसकंटेंट होता है और जो नेशनल आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज है, ये आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाती। फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी भी नहीं रहते, फिर रंगून में उन्होंने सेटअप किया। फिर जो इंडियन नेशनल आर्मी है, आज़ाद हिंद फौज, इन सबको ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं। तो इनको पहले ये जापान के प्रिजनर ऑफ वॉर थे, अभी ब्रिटिशर्स के प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हैं। और फिर इनका होता है आईएनए का ट्रायल्स। ट्रायल्स जो होते हैं इसमें, ट्रायल्स में जैसे अब जो इंडियन नेशनल आर्मी में थे, जैसे जनरल शाह नवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल, ये सब ट्रायल्स में इनको रखा जाता है। ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे और लाल किले में इनका ट्रायल होता है। अब जो इंडिया में कांग्रेस लीडर्स थे वो इनके डिफेंड के लिए आते हैं, बिकॉज उस टाइम पे जैसे आजकल हर कोई इंजीनियर है, उस टाइम पे हर कोई एडवोकेट होता था। तो तेज बहादुर सप्रू जी, KN काटजू, जवाहरलाल नेहरू जी, असफ अली, ये सब आते हैं। बुल्ला भाई देसाई जी ये डिफेंस करते हैं आईएनए प्रिजनर का। अब यहाँ पे यूनिटी आने लग जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ सबको एक साथ रख लिया, तो सब ना यहाँ यूनाइटेड हो जाते हैं कि इट इज एक्चुअली इंडिया वर्सेस ब्रिटिश। तो इंडियंस यूनाइटेड हो जाते हैं। अब फिर भी जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वो रहती है, तो C राजगोपालाचारी फॉर्मूला आता है। इसमें ये बोलते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो एंडोर्स करे इंडियन डिमांड फ्रीडम का, पहले हम आज़ाद होते हैं, उसके बाद हम आपस के मैटर को सॉल्व कर लेंगे, ये बात होती है। फिर वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो डिमार्केशन होगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, जहां मुस्लिम मेजोरिटी एब्सोल्यूट है। तो द आइडिया इज थोड़ा बैकग्राउंड रेडी होने लग जाता है, बट अभी भी सेपरेटिस्ट नहीं है, कॉन्फेडरेशन टाइप की बातें होती है। प्लेबिसाइट होगा जहां पे सेपरेट स्टेट चाहिए, एडल्ट सफरेज का, सारी पार्टीज यहाँ पे आ पाएगी। फिर उसके बाद सेपरेट अगर प्लेबिसाइट हो भी जाए तब भी डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, एसेंशियल सेक्टर कॉमन रहेगा। सो मतलब एक लूज कॉन्फेडरेशन बनाने की बात होती है, विभाजन की बात नहीं होती। पॉपुलेशन जो है वो भी अगेन वॉलेंटरी बेसिस पे ट्रांसफर होगा अगर जरूरत पड़ी तो ये जो स्कीम होगी वो तब होगी, पहले ब्रिटिशर्स को हटाओ। तो C राजगोपालाचारी जी ने कहा पहले ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर भेजते हैं, उसके बाद हम आपस में देखेंगे कैसे आगे बढ़ना है। बट यहाँ पे जिन्ना अगेन अग्री नहीं किए, बिकॉज इनसिक्योरिटीज थी, पर्सनल एम्बिशंस भी थे, तो इस तरीके से फिर बात नहीं बनी। और गांधी जी को लग रहा था ये क्या कर रहे हैं, ये देश को तोड़ रहे हैं, 2 नेशन थ्योरी हो गई, तो गांधी जी भी ज्यादा अग्री नहीं किए। अब इसके बाद देसाई लियाकत प्रपोजल आता है, फ्रेंडशिप थी यहाँ पे, तो देसाई जी यहाँ पे जाते हैं और बुल्ला भाई देसाई जी और लियाकत से बात करते हैं। यहाँ पे लियाकत अली अब डेप्यूटी लीडर थे मुस्लिम लीग के। तो बात ये होती है कि अगेन एक कॉम्प्रोमाइज हम कुछ बने और यूनाइटेड ही हम चीजें आगे बढ़ाएं। यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बाय बोथ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा, नॉमिनेशन होगा, बराबर बराबर मुस्लिम लीग भी भेजेगी और यहाँ पे कांग्रेस भी भेजेगी। पर अगेन सेपरेट होना चालू हो गया टेंडेंसीज। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पर्टिकुलर द शेड्यूल कास्ट एंड द सिख भी होगा। देन गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड एंड वाज टू फंक्शन विद द फ्रेमवर्क ऑफ 1935। तो अभी तक प्रपोजल में यही था कि पार्टीशन नहीं करना है, हम कॉम्प्रोमाइज करके जो डिफरेंसेस है उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आगे चल के ये भी होगा कि पार्टीशन लोगों को ये लगेगा ये टेम्पररी है, बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है कि थोड़े टाइम पे हम सब भूल जाएंगे, वापस एक हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये चीज अभी बैकग्राउंड रेडी हो गया है 1945। अब क्या होगा, जो बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट होने लग जाएगा, फाइट होने लग जाएंगे, दंगे होने लग जाएंगे, चीजें अब वर्जन होगी बहुत ज्यादा, और 1947 फिर फाइनली आगे आएगा। तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे और कल 1947 इंडिया का फ्रीडम हो जाएगा। ओके, सो आज हमने पढ़ा दिस फ्रीडम, देन वी टॉक्ड अबाउट दिस ग्लासगो, और पॉलिटी में हमने CM और दिस गवर्नर रिलेटेड बात पढ़ा। ओके,
So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.